नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस समय देश के अंदर 5 विधानसभाओं के अंदर हुए चुनावों को लेकर के गहमा गहमी का माहौल है, जहां कुछ जगह पर एग्जिट पोल अपनी जगह सही सिद्ध हो रहे हैं और कुछ राज्यों के अंदर कुछ ऐसे परिणाम हैं जो एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड निकल गए हैं, और उनमें से एक है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चुनाव परिणामों ने सभी को अपनी तरफ ध्यान को खींच कर ले लिया है कि कैसे एक्टर विजय एआईडीएमके और डीएमके का विकल्प बनकर आए हैं। लेकिन जब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम जान पाएंगे कि तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से बिल्कुल कलाकारों के ही इर्द गिर्द घूम रही है। तो आज के सत्र में समय निकालकर यह भी जिक्र करेंगे कि कैसे चाहे करुणानिधि हो, चाहे फिर डीएमके के चाहे फिर एमटीआर हो, चाहे जयललिता हो, इन सब का फिल्मी कनेक्शन क्या है और कैसे राजनेता, अभिनेता और अभिनेता, राजनेता एक जैसे प्रतीत होते आए हैं। तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा अपडेट ये कि दो महत्वपूर्ण डेट्स रही चुनावों के अंदर, एक थी 23 अप्रैल और एक थी 29 अप्रैल। इसके अलावा आपने इलेक्शंस को होते हुए 9 अप्रैल को भी केरला और आसाम में देखा था। इन इलेक्शंस के परिणाम फाइनली 4 मई को निकल कर आए और आज के दिन परिणामों की जब गिनती चल रही है, तो जब परिणामों के बारे में आंकड़े बाहर आ रहे हैं, उस समय पर बंगाल के बारे में मैं अपडेट आप लोगों को ऑलरेडी साझा कर चुका हूं अंकित इंस्पायर इंडिया पर। इसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने डिस्कशन कर लिया है। लेकिन आज का ये जो सत्र है ये तमिलनाडु पर केंद्रित है, क्योंकि तमिलनाडु की जो विधानसभा है 2026, इसमें 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव था। 75,000 पोलिंग स्टेशंस पर वोट हुआ और 4,000 उम्मीदवार यहां पर चुनाव में उतरे थे। इनमें से जिस उम्मीदवार का सही मायने में विजय हुआ है उसका नाम एक्टर विजय है, जो इस समय लीडिंग पोजीशन में है। बयान इस समय वायरल है कि इस जंगल में कितने भी जैकल्स क्यों ना हो, लॉयन केवल एक होगा। और यह कहते हुए जो विजय हैं, इनका इस समय सोशल मीडिया पर जबरदस्त माहौल बना हुआ है। तो तमिलनाडु की राजनीति में अब एक नए दल का और एक नए नेता का जो उदय हुआ है, यही इस समय की सबसे बड़ी चर्चा है। आज इस राजनेता को समझेंगे, इसकी राजनीति को समझेंगे और भविष्य में तमिलनाडु के अंदर नई पार्टी टीवीके के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि टीवीके ने जो सीटी बजाई वो इस देश के अंदर एक नई पार्टी के आगाज की थी। इनके परिवारजन अपने सिंबल सीटी को बजाकर खुशियां मनाते हुए तस्वीरें डाल रहे हैं, वहीं पार्टी कार्यकर्ता इनकी पार्टी के झंडे को लहराते हुए दिख रहे हैं। हेडलाइंस कुछ इस तरह से चल रही हैं कि तमिलनाडु इलेक्शन के अंदर जो विजय हुई है वो टीवीके की हुई है और टीवीके के एक्टर विजय ने यह जीत प्राप्त की है। और इसी जीत के साथ चर्चा में प्रशांत किशोर भी आ गए, जिन्होंने कभी अपने बिहार के अंदर रह रहे बिहारी जो तमिलनाडु में कहीं जॉब करने गए थे, उनके साथ हुए इंसल्ट का भी बदला स्टालिन से ले लिया है। इस तरह की चर्चाएं भी अब चर्चा में हैं। तो चलिए एक एक करके सारी बातों पर घूमते हैं। फिलहाल नंबर्स की बातें कर लेते हैं। तो बहुमत के आंकड़े में जहां 109 सीटों के आसपास दिखाया जा रहा है, टीवीके के बारे में अपडेट अगर शाम 5 बजे तक का भी मैं आपको बताऊं तो तमिलनाडु के अंदर 110 सीटों के अराउंड टीवीके अपने साथ लेकर चल रहा है, जो बहुमत का 118 का जो अंक है उससे अभी पीछे है। और ऐसे में क्या चुनावी समीकरण बनेंगे कि 8 कौन से विधायक समर्थन देंगे, कौन सी पार्टी से लोग यहां समर्थन देंगे, क्या डीएमके या एआईडीएमके मिलके टीवीके के साथ 118 के आंकड़े को छुएंगे, या फिर अदर्स में बैठी हुई पार्टियां यहां पर इस आंकड़े को पहुंचा देंगी, जैसे पीएमके और आईएनसी मिलकर के क्या टीवीके के साथ सरकार बना सकती हैं, क्या कांग्रेस टीवीके के साथ शामिल होकर तमिलनाडु में एक छोटे भाई की भूमिका के साथ आगे निकलकर आ सकती है। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, अगर इन आंकड़ों को 118 पहुंचाना हो बहुमत के लिए, तो पीएमके और आईएनसी यहां पर 2 मेजर पार्टनर बनती हुई दिख रही हैं। संभावनाओं में एडीएमके और डीएमके की भी चर्चाएं हैं, लेकिन चुनाव के बाद में तय होगा कि कौन गठबंधन में आएगा। फिलहाल रिजल्ट्स को ही सब लोग नजर लगाकर देख रहे हैं। बीजेपी की भी यहां पर 3 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, यानी कि दक्षिण में भी अब बीजेपी अपनी राजनीति ले जाती दिख रही है। कुछ इस प्रकार से तस्वीरें यहां पर निकलकर आती हैं। तो चलिए साहब, चर्चा एमजीआर और एनटीआर के बाद विजय की, जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति के अंदर शुरुआत की एक अभिनेता से राजनेता होने की। लेकिन इसका इतिहास बड़ा रोचक है। जब तमिलनाडु के इतिहास की चर्चा करते हैं तो तमिलनाडु के ऐसे सुपरस्टार जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता हो, जिनके ऊपर लोग दूध,
फल, जो भी मालाएं, इस तरह की फैन बेस मूवमेंट की फिल्में अगर लग रही हैं पिक्चर हॉल्स में, तो फिर उनका सेलिब्रेशन इस तरह का कि राजनेता बनकर अभिनेता स्क्रीन पर आया है और उसको उसी तरह का एक्सेप्टेंस लिया जाता है। माना जाता है कि तमिलनाडु के अंदर जब अभिनेता स्क्रीन पर आता है तो उसका एक मोटिव होता है, वो कोई संदेश लेकर आता है, उसका संदेश ही उसकी पहचान बनता है, क्योंकि वो पहचान को दिमाग में रखते ही अपनी स्क्रिप्ट लिखवाकर राजनीति की तैयारी करता है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें आप जब चाहें तब तमिलनाडु की निकाल कर देख सकते हैं, जहां फिल्म कलाकारों को इस तरह से सजा धजा कर, बिल्कुल दूध से नहला धुलाकर इनके फैंस के द्वारा ऐसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपके दिमाग में एक बेसिक सा प्रश्न आएगा, क्या दक्षिण भारत के अंदर लोगों के पास इतना अधिक समय है कि वो फिल्म देखने के लिए, विशेष रूप से तमिलनाडु में इतना क्रेज कैसे हो सकता है कि लोग फिल्म देख रहे हैं, दूधों से नेता को नहला रहे हैं? ऐसे के पीछे कहानी क्या है? अब इसके पीछे की कहानी को डिकोड करना बहुत आसान है कि इन राजनेताओं ने अपने खुद के फैन क्लब्स बनाए हुए हैं, जिनकी ये खुद फंडिंग करते हैं मोमेंटम बनाने के लिए, कि लोगों को लगे कि इस अभिनेता की कितनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके उन अभिनेताओं के जो ये फैन क्लब्स हैं, ये ऐसे कार्यों का आयोजन करते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से जनता के बीच में एक मोमेंटम क्रिएट करते हैं कि देखो हमारे अभिनेता की कैसी चाहत है। यानी कि ये सब अब पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होने लगा है। लेकिन कभी जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वो बड़ी रियलिस्टिक थी। अब वो रियलिस्टिक शुरुआत कैसे हुई, मैं वहां भी आपको लेकर चलूंगा। ये जो आप देख रहे हैं, अब ये पूरा पीआर का काम है। बाकायदा अभिनेता खुद अपनी इमेज को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए काम करता है। लेकिन जब तमिलनाडु की राजनीति हो तो इन चेहरों के बिना आप राजनीति की चर्चा नहीं कर सकते, जिसमें से रजनीकांत, कमल हसन भी कंसीडर जरूर किए जाएंगे और आज डिस्कस भी होंगे। आइए तो अब आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु में अब तक रहे मुख्यमंत्रियों की या फिर लीडर्स की चर्चा करते हुए। देश की आजादी के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा की जाए तो सुब्रयालु रेड्डियार से लेकर के फिर रामास्वामी रेड्डियार, फिर राजगोपालाचारी, फिर के कामराज, फिर भक्त वत्सलम, 1967 तक कांग्रेस का प्रभाव था। आजादी के बाद से 1967 तक कांग्रेस का प्रभाव। और यहां पर ये जो अन्नादुरई आप देख रहे हैं 1967 में, बस यहीं से बदली है तमिलनाडु की राजनीति। असल में कांग्रेस बिल्कुल राष्ट्रीय राजनीति करते हुए, कामराज जी का नाम आपने सुना होगा, राजगोपालाचारी जी का नाम सुना होगा, ये सब केंद्रीय राजनीति से जुड़े हुए लोग बाग रहे हैं, देश की आजादी के समय से सक्रिय लोग रहे हैं। अन्नादुरई जो हैं वो इस दौर में पेरियार के प्रभाव से, पेरियार की क्रांति से जुड़े हुए थे। पेरियार दक्षिण भारत का एक बहुत ही प्रबल नाम, पेरियार, जो कि सामाजिक न्याय के लिए, एंटी ब्राह्मणिकल, क्योंकि सामाजिक न्याय में वो ब्राह्मणिज्म को, कि ब्राह्मणों की वजह से छुआछूत का भाव है क्योंकि ये लोग सुप्रीमेसी रखते हैं, तो एंटी ब्राह्मणिकल उन्होंने एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाकर रखा था। उस आंदोलन से जुड़े रहे, सामाजिक न्याय, समानता की बात करते हुए द्रविड़ यहां पर राजनीति को, यानी क्षेत्रीय पहचान को बड़ा बनाने का प्रयास करते रहे। उन्हीं पेरियार से प्रेरित होकर अन्नादुरई साथ में उनके रहे। पेरियार और अन्नादुरई, पेरियार सत्ता में कभी नहीं आए, लेकिन उनके आंदोलन, उनकी जो पहचान थी, यही द्रविड़ आंदोलन का जन्म ली और यहीं से डीएमके का जन्म अन्नादुरई के नेतृत्व में हुआ। ये जो अन्नादुरई नाम आप सुन रहे हैं, ये सामाजिक क्रांति के लिए जो पेरियार की राजनीति थी उसको साथ में लेते हुए दक्षिण भारत की द्रविड़ राजनीति को लेकर आगे बढ़े। तो ये अन्नादुरई और ये पेरियार, यानी पेरियार के विचार, अन्नादुरई का दिमाग। अब दिमाग क्या था? असल में अन्नादुरई खुद एक राइटर फिल्मों के हुआ करते थे, स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे, या फिर डायलॉग राइटर हुआ करते थे, अच्छे लेखक थे, साहित्यकार की तरह काम करते थे। इनकी बातों, इन्होंने ही सबसे पहले यह सेंस किया था कि अगर राजनेता अपनी बातें अभिनेता के साथ पहुंचाए, जैसे आज भी आप कई बार हम जैसे लोगों को विज्ञापन करते हुए देखते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का, कुछ कंपनीज का, कि भाई ये लोग हैं, सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं, इनसे अगर इस बात का बुलाया जाए तो उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। आप देखते हैं फिल्म कलाकारों को, आप देखते हैं क्रिकेटर्स को, आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनियों को, कि वो लोग अलग अलग लोगों से विज्ञापन करवाते हैं। इन्होंने राजनीति में यह विज्ञापन प्रयोग किया। इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग ही इस तरह से की कि एक्टर्स के थ्रू राजनीति में राजनीतिक समानता क्या हो, सामाजिक समानता क्या हो, सामाजिक न्याय कैसे हो, इस बात को
अभिनेताओं के माध्यम से कहलवाना शुरू किया। तो एक तरह से पेरियार के विचार थे, स्क्रिप्ट राइटर ये थे, और अभिनेताओं के माध्यम से यह काम कहलवाया जा रहा था। यानी स्क्रीन पर आपको एक विचार दिखाई पड़ता था। और यह दौर था तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का, और यह बड़ा परिवर्तन हुआ। और यहां पर ये जो आप अन्नादुरई को शपथ लेते देख रहे हैं, ये वो दौर था जब अभिनेताओं के साथ मिलकर के एक राजनीति शुरू हुई थी। क्योंकि अभिनेताओं के माध्यम से जब संदेश पहुंचना शुरू हुआ तो लोगों के दिमाग में एक थॉट प्रोसेस बनने लगा कि हाँ, ये तो बात सही है। अब वापस से आते हैं इस चार्ट पर। इस चार्ट में आपने जहां पर अन्नादुरई देखा, बीच में थोड़े समय के लिए नेदुचला स्वामी देखा, इसके बाद में करुणानिधि 1969 में दिखाई देते हैं। अब देखिए, अन्नादुरई बड़े व्यक्तित्व, यानी जिन्होंने राइटिंग का काम किया, उन्हीं की मतलब एक तरह से लीगेसी को फॉलो कर रहे थे करुणानिधि। ये भी फिल्मों के अंदर कंटेंट राइटर हुआ करते थे, स्क्रिप्ट लिखा करते थे। इन्हीं के विचार, फिर से वही पेरियार के विचार, अन्नादुरई का नेतृत्व, पार्टी बन चुकी है डीएमके पार्टी के विचार। क्योंकि जब अन्नादुरई आकस्मिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनके बाद पार्टी के अंदर नेतृत्व संकट बना डीएमके के अंदर कि अब कौन लीड करेगा। तो करुणानिधि को, क्योंकि अब यह समझ में आने लगा था कि जो विचार भेजता है, विचारों का जो वाहक होता है, वही राजनीति में स्थापित होता है। तो करुणानिधि यहां पर विचार भेजने वाले व्यक्ति बने। इन्होंने देखिए कितनी सारी फिल्में लिखी, मैं आपके सामने फैक्ट दिखाऊं तो एज ए स्क्रिप्ट राइटर आप यहां पर पूरा की पूरा पेज भरा हुआ देख सकते हैं। ये कुछ प्रमुख गाने हैं जिन्हें आप देख सकते हैं जो कि करुणानिधि के द्वारा लिखे गए थे। अगेन, करुणानिधि ने लिखे क्यों थे? ताकि संदेश पेरियार का पहुंचाया जा सके। अर्थात सिनेमा हॉल राजनीतिक मंच की तरह काम कर रहा था। मतलब राजनीतिक विचारधारा को सिनेमा के थ्रू कहा जा रहा था। अब वही बात कि स्क्रिप्ट राइटर ने कोई बात कही, लेकिन कहने वाला, उस पर अभिनय करने वाला तो एक एक्टर होता है। और यहीं से ही एक एक्टर का नाम तेजी से छड़ने लगा, जिनका नाम था एमजीआर, एमजी रामाचंद्रन। एमजीआर इन्हीं स्क्रिप्ट्स के नायक हुआ करते थे, इन स्क्रिप्ट्स को अभिनय करके उतारा करते थे। तो एमजीआर की छवि भी अब धीरे धीरे चमकने लगी। अब बताइए, कोच बड़ा या जिसने शतक लगाया वो बड़ा? ये वही कहानी थी कि कोच के साथ साथ, यानी कि करुणानिधि के साथ साथ एमजीआर का नाम भी अब धीरे धीरे लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। एमजीआर अपनी निजी जिंदगी के चलते और लोगों में लोकप्रियता के चलते और अपनी फिल्मों के चलते काफी सुर्खियों में रहे। ये उनकी फैन फॉलोइंग है जो उस समय के दौर में तस्वीरों के माध्यम से देखी जा सकती है कि कैसे इनको लोग बहुत ज्यादा तरीके से फॉलो करते थे। 1967 का चुनाव होता है और इस समय पर अन्नादुरई के नेतृत्व में डीएमके ने कांग्रेस को हरा दिया होता है। डीएमके के अन्नादुरई के चले जाने के बाद में करुणानिधि आते हैं, और जब करुणानिधि आते हैं तो करुणानिधि के बाद में, मतलब करुणानिधि के साथ में एमजीआर भी चुनावों के अंदर एंट्री कर जाते हैं। मतलब एक तरह से यह समझिए कि करुणानिधि और एमजीआर ये दोनों ही मिलकर के पार्टी की तरह से आगे बढ़ रहे होते हैं। डीएमके के अंदर अन्नादुरई के बाद में करुणानिधि और एमजीआर डीएमके का चेहरा बनकर चल रहे होते हैं। करुणानिधि बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन एक बार सत्ता में आने के बाद करुणानिधि और एमजीआर के बीच में टसल बढ़ना शुरू हो जाती है। आपसी टसल धीरे धीरे और बड़ी होती है। 1972 में एमजीआर और करुणानिधि के मतभेद पब्लिक में निकल कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक को लग रहा है कि मेरे लिखने से ये एक्टर बना है, इसकी फैन फॉलोइंग नहीं, असल में मेरी है। एमजीआर को लगता है कि नहीं, ये जनता मुझे सुनने आती है, आपके लिखी कंटेंट पर किसी और ने भी तो परफॉर्म किया होगा, कुछ नहीं हुआ। एमजीआर नाराज होते हैं और उसी साल अपनी एक पार्टी बनाते हैं, दैट इज अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यानी AIADMK। यानी डीएमके के अंदर एक और नाम जुड़ गया, AIA, अखिल भारतीय अन्ना। ठीक है साहब। अब ये AIADMK बनी हुई जो पार्टी है एमजीआर की, ये डीएमके से कैसे अलग है? तो इन्होंने थोड़ा अपनी सामाजिक सेवा की भाव को बहुत बढ़ाया। इन्होंने कहा कि मैं वेलफेयर के क्षेत्र में काम करना पसंद करूंगा। तो इन्होंने अपना छवि को एक आदर्श नायक के साथ साथ इस तरह से बनाने का प्रयास किया जो बहुत ज्यादा फ्रीबीज में, लोगों के बीच में, लोगों के मसीहा के बीच में पहचाना जाए, रूप में पहचाना जाए। इसी पहचान को जब ये लोग आगे लेके बढ़ना शुरू हुए तो 1977 के अंदर
एआईएडीएमके ने चुनाव जीत लिया। एमजीआर की फिल्मों से बनी हुई जो छवि थी वो काम करी, जो फैन बेस बना हुआ था वो काम किया। वेलफेयर पॉलिटिक्स, फ्रीबीज की मदद से गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए मोटिवेट करना, मिड डे जैसी स्कीम को बहुत ज्यादा प्रमोट करना, इन तमाम चीजों को करके मिड डे मील जैसी स्कीमों की वजह से ये काफी ज्यादा सुर्खियों में आए, और सुर्खियों में आए तो सत्ता में बने रहे, लंबा समय तक शासन चलाया। 1977 के बाद 1980, 1984 इन सभी चुनावों को जीते। दौर आया 87 का, जब एमजीआर का निधन हुआ। एमजीआर का निधन हुआ तो उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन और दूसरा उनकी एक फिल्म स्क्रीन पर यानी कि पर्दे पर दिखाई देने वाली नायिका सहकर्मी जयललिता, ये दो लोग दावेदार बनकर निकल कर आए। एक बहुत ही चर्चित तस्वीर बाहर निकल कर आई जिसमें जयललिता एमजीआर के निधन के बाद उनके शव के नजदीक 21 घंटे खड़ी रही। यह वो दौर था जिस समय एमजीआर के साथ मिलकर जयललिता राजनीति में एंट्री कर रही थी। जयललिता भी ऑन स्क्रीन एक्ट्रेस एमजीआर के साथ बहुत पसंदीदा थी, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में यानी एआईएडीएमके में उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा था। ऐसे में इनकी पत्नी ने यानी एमजीआर की जो वाइफ हैं, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। पार्टी के अंदर एक तरह से दो धड़े हुए, लोग बटे, कुछ जयललिता के साथ गए और कुछ जानकी रामचंद्रन के साथ गए। लेकिन जयललिता यहां पर अपने आप को कामयाब कर गई, और यहां पर जयललिता को जो राइवलरी मिली वो एआईएडीएमके से ज्यादा डीएमके से मिली, क्योंकि करुणानिधि उनके ऊपर निजी लगातार हमले करते रहे, उनकी छवि को मलाइन करते चले गए। ये थोड़ा सा टफ टाइम रहा एआईएडीएमके के लिए। उसके बाद 1991 में पहली बार जयललिता मुख्यमंत्री बनती हैं, और जयललिता की मुख्यमंत्री बनना एक फिल्म कलाकार का मुख्यमंत्री बनना, इससे पहले एमजीआर का मुख्यमंत्री रहना, इससे पहले करुणानिधि का यानी अन्नादुरई का चला हुआ प्रयोग आप देखिए 2016 तक चला। जयललिता जो ऑन स्क्रीन एक फिल्म कलाकार थी, वो धीरे धीरे राजनीति में आती हैं और अम्मा बन करके यानी कि सबकी प्रिय मां के रूप में आकर के छवि को चमकाती हैं, अपना ब्रांड बनाती हैं, ऐसी योजनाएं लेकर आती हैं जो जन कल्याणकारी होती हैं, सस्ती दवाएं, भोजन, पानी ये उपलब्ध कराने की योजनाएं चलाती हैं। दो बड़े चेहरे 2016 तक तमिलनाडु की राजनीति में, आइदर डीएमके के अंदर करुणानिधि और दूसरी तरफ एआईएडीएमके के अंदर जयललिता रहे। लेकिन समय सबका आता है, जयललिता की भी उम्र आई और करुणानिधि जी भी बूढ़े होते चले गए। जयललिता 2016 में स्वर्गवास हो जाता है। 2016 के आसपास ही करुणानिधि जी भी तबीयत खराब हो जाती है। कुल मिलाकर के तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेताओं का संकट आ जाता है। अभिनेताओं के इसी संकट में एक दौर वो भी था जब रजनीकांत करुणानिधि के साथ देखे जाते हैं और जयललिता की हार का कारण बनते हैं। इस वैक्यूम के दौर में कि कोई और थर्ड विकल्प क्यों ना बने, तो एक विजयकांत नाम के भी एक्टर आए जो पहली बार में ही अपोजिशन के लीडर बने। बीच में कमल हसन ने भी अपने प्रयोग किए। इसका मतलब यह था कि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में जहां अभिनेता से बने नेता चल रहे थे, बीच बीच में कुछ राजनेता आकर अपनी राजनीतिक हसरतें पूरी कर रहे थे। इस दौर में समय कटता गया, जयललिता तक कोई भी एक स्टैब्लिश चेहरा बनकर नहीं आया। जयललिता का जब देहावसान होता है, तमिलनाडु के अंदर एक नई राजनीति का जन्म होता है। एमके स्टालिन डीएमके को लीड करते हैं क्योंकि करुणानिधि भी नहीं बचते हैं। राजनीति के अंदर 2021 में तमिलनाडु के अंदर हुए चुनावों में डीएमके की जीत होती है। एमके स्टालिन यहां पर मुख्यमंत्री बनकर आते हैं, और रजनीकांत जो करुणानिधि के कभी साथ थे, उन्होंने राजनीति में ना आने का एक तरह से निर्णय ले लिया होता है। वैक्यूम था। कमल हसन एक ऐसी राजनीति कर रहे थे जो डीएमके और एआईडीएमके के बिल्कुल बीच से निकले। लोगों को पहले ही नहीं पता था कि डीएमके और एआईडीएमके में क्या अंतर है। दोनों ही तो अन्नादुरई का मामला और पेरियार की थॉट लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में यह कहता है कि मैं अपनी अलग पहचान बनाऊंगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इस बीच में आते हैं एक्टर विजय, जो कि नई पीढ़ी के सुपरस्टार हैं। 2016 में जब ये खाली जगह दिखती है, अपने अभिनय से एक थलपति की भूमिका में निकलकर बाहर आते हैं। इनकी कई फिल्में, चर्चित फिल्में बनती हैं। मास्टर बीस्ट, वारिसू, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लियो, इन फिल्मों के साथ ये एक नायक की भूमिका में पहले से ही स्थापित थे। इनके पिता एक फिल्म डायरेक्टर और मां सिंगर रह चुकी थी। इन्होंने 2024 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था तमिलगा वेत्री
कजगम, टीवीके। यही टीवीके आज सबसे बड़ी पार्टी बनकर तमिलनाडु में उभरी है। 2024 से लेकर 2026 के बीच में इस राजनीतिक दल ने जिस तेजी से अपनी पहचान बनाई, इसे कहा जा सकता है कि अभिनेताओं की कमी थी या फिर एंटी इनकम्बेंसी थी। स्टालिन के विरोध में जनता थी और एआईडीएमके उसे भर नहीं पा रही थी। विजय ने आकर के बहुत सारे फैक्टर्स से, फिर चाहे ये उस वर्ग से आते हों जिसका बहुमत वहां बहुत है, वो तमाम चीजें जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बार पैनल डिस्कशन किया हुआ है और कल भी इस पर एक डिटेल पैनल डिस्कशन बिठा रहा हूं ताकि तमिलनाडु की आपको अंदर की राजनीति समझा सकूं कि वहां पर इनके जीतने के प्रमुख वजह कौन से थे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझिए कि टीवीके की जीत में इनकी फैन फॉलोइंग ने बड़ा रोल प्ले किया। पार्टी की स्थापना से लेकर चुनाव प्रचार तक और चुनाव में विसिल का जो प्रयोग, सीटी का जो प्रयोग हुआ, साथ में पेरियार, अंबेडकर और अन्नादुरई, इन सब की थॉट को साथ लेकर आप आगे चलते रहे। आपकी चर्चाएं, रैली जो चर्चा है वो पूरे देश में रही। कई ऐसी रैलियां भी हुई जिसमें स्टैम्पेड हुआ, लोगों की जान गई। ऐसे राजनीतिक प्रयोग भी हुए जिसमें विजय राजनीतिक रैलियों में इसलिए शामिल नहीं हुए कि भगदड़ से लोग ना मर जाएं, इसकी जगह इन्होंने होलोग्राम का प्रयोग किया। होलोग्राम बना बना के अपने उनसे बलवाया, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना विज्ञापन किया। कई जगह अपने बॉडी डबल्स को भेज करके अपनी चुनाव रैली को कवर करवाया ताकि जनता में भगदड़ ना मचे, क्योंकि लगातार इनकी फैन फॉलोइंग की सुर्खियां आ रही थी। चुनाव होते हैं और परिणाम आपके सामने आ जाते हैं। विजय तमिलनाडु के अंदर अपने विजय का बिगुल बजा चुके हैं। तय है कि वो आने वाले समय में तमिलनाडु के सीएम होंगे। देखना यह है कि वो किसके साथ अपना गठबंधन बनाएंगे, क्योंकि जितने भी आंकड़े हैं वो 110 के आसपास हैं। बहुमत के लिए 118 अंक की जरूरत है। ऐसे में ये जो बाकी बचे 8 हैं, ये कांग्रेस के साथ होते हैं या बाकी बचे और दलों के साथ होते हैं, देखना होगा, या एआईडीएमके जो कि डीएमके के विरोध में थी उनके साथ चले जाते हैं। इन्हीं सभी चीजों के बीच में अब ये चर्चाएं चल रही हैं कि कौन से कारण रहे जिसके चलते विजय सत्ता में आए। तो पहला साहब, एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी, डीएमके से लोग नाराज थे। महिलाओं पर फोकस होकर के इन्होंने काफी अनाउंसमेंट किए, बेरोजगारों पर भी अनाउंसमेंट किए, वेलफेयर और फ्रीबी योजनाओं को इन्होंने खूब तरीके से प्रेजेंट किया और खुद की जो इनकी पर्सनल ब्रांडिंग थी उसका इन्हें बहुत लाभ मिला। और साथ में रहा कहा, इनके जो स्ट्रेटेजिस्ट थे, जो चुनाव के मुख्य रणनीतिकार थे, वो थे प्रशांत किशोर, जो कि बिहार से चुनाव हार कर पहुंचे थे। इस थॉट को लेकर पहुंचे थे कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ मार होती है। इस थॉट को ये लेकर पहुंचे थे और एक रील बहुत वायरल हो रही है पीके की, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक बिहारी यानी कि एमएस धोनी जो आपके बीच लोकप्रिय है, उसके बाद अगर कोई लोकप्रिय है तो वो मैं रहूंगा और उससे ज्यादा लोकप्रिय रहूंगा, क्योंकि मैं विजय को सत्ता में लेकर आ रहा हूं। तो ये प्रशांत किशोर की रील भी वायरल है, क्योंकि ये चीफ स्ट्रेटेजिस्ट रहे। पार्टी को जिताने में इनकी महत्वपूर्ण प्लानिंग की भूमिका रही और आज जो आपके सामने है वो परिणाम है। प्रशांत किशोर की चर्चाएं फिर से होने लगी हैं, यानी कि बिहार में जहां एक और अपनी राजनीति को इस तरह से एकदम हाशिए पे जाते देखा और अपने राजनीतिक मेंटरशिप को और कोचशिप को इस तरह से रिजल्ट में बदलते देखा, तो अभी भी प्रासंगिकता बनी हुई है। बाकी आप लोग इसे कैसे लेकर देखते हैं जरूर बताइएगा। बाकी पैनल डिस्कशन कल फिर से है, आपको सारे की सारे कारण और उसका इंपैक्ट जो है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।